पिछले कुछ सालों में ना भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी शायद कुछ साल पहले कल्पना भी मुश्किल थी। हाँ बिल्कुल। 2021 में जब तालिबान सत्ता में लौटा तो एक दूरी सी बन गई थी ना। लेकिन अब वो पिघलती दिख रही है। जी। बड़े स्तर की बातचीत हो रही है और तो और काबुल में भारतीय दूतावास को पूरी तरह से फिर से खोलने की बात भी सामने आ गई है। तो आज हम इसी कह सकते हैं जटिल कूटनीतिक बदलाव की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। जरूर। मतलब अगस्त 2021 से अब अक्टूबर 2025 तक क्या बदला, क्यों बदला और इसके मायने क्या हैं, खासकर ऐसे समय में जब पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, इसका असर तो पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। हाँ। स्थिरता पर, सुरक्षा पर और आर्थिक समीकरणों पर भी। तो ये समझना जरूरी है कि इस बदलाव की जमीन कैसे तैयार हुई, कौन से कारण हैं इसके पीछे। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा घटना से, जिसने शायद सबको चौंका दिया। हाँ। अक्टूबर 2025 में वो हुआ जो पिछले 4 सालों में मतलब सोचा भी नहीं गया था। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी वो भारत की यात्रा पर आए। जी, 9 से 16 अक्टूबर तक। हाँ, और 2021 के बाद किसी इतने सीनियर तालिबान नेता की ये पहली भारत यात्रा थी। हाँ, और ये यात्रा भी मतलब आसान नहीं थी। मुत्ताकी तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध सूची में है। अच्छा। तो उनकी यात्रा के लिए एक खास छूट लेनी पड़ी जो 30 सितंबर को मिली थी। ओके। और इसकी टाइमिंग भी देखिए कितनी दिलचस्प है। ये यात्रा मॉस्को में हुई, मॉस्को फॉर्मेट की बैठक के ठीक बाद हुई। हाँ, 6-7 अक्टूबर को थी वो बैठक। जी। मॉस्को फॉर्मेट तो अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय चर्चा का एक जाना माना मंच है। और वहां क्या हुआ? भारत, तालिबान, पाकिस्तान, चीन, इन सब देशों ने मिलकर अमेरिका के बगराम एयरबेस के संभावित इस्तेमाल का विरोध किया। बगराम एयरबेस? वो अफगानिस्तान का मुख्य पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डा है ना? हाँ, वही। और ये बड़ा दुर्लभ था कि इतने सारे देश जिनकी आपस में अक्सर नहीं बनती, इस एक मुद्दे पे साथ आ गए। ये तो वाकई दिलचस्प है। और फिर भारत में क्या हुआ? मुत्ताकी यहाँ आए तो 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच आधिकारिक बातचीत हुई। अच्छा। और इसी बैठक के बाद वो बड़ी घोषणा हुई कि भारत काबुल में अपना तकनीकी मिशन, जो जून 2022 में थोड़े से स्टाफ के साथ खोला था, उसे अब एक पूर्ण दूतावास मतलब फुल एम्बेसी का दर्जा देगा। पूरा दूतावास? ये तो बड़ी खबर है। बहुत बड़ी। और इसके जवाब में तालिबान ने भी कहा कि वो नई दिल्ली में अपने दूत भेजेंगे। शायद शुरुआत में फुल एम्बेसडर ना हो, लेकिन फिर भी ये प्रतीकात्मक रूप से एक बहुत बड़ा कदम है। दिखाता है कि दोनों तरफ अब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की इच्छा है। उम्मीद है राजनयिक जल्द ही वापस आएंगे। हालांकि कोई तारीख तो नहीं दी है अभी, कि ठोस मुद्दों पर थी। सबसे पहले तो आतंकवाद का मुद्दा। बयान में क्षेत्रीय देशों से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों की निंदा की गई। अब देखिए, सीधे पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। समझा जा सकता है। और तालिबान ने फिर से अपना वो आश्वासन दोहराया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। एक और ध्यान देने वाली बात ये हुई कि तालिबान ने अप्रैल 2022 में पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की निंदा की जिसमें 26 लोग मारे गए थे। अच्छा, तालिबान ने उसकी निंदा की? जी हाँ, और भारत ने इस निंदा का स्वागत किया। तो मतलब भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो बातचीत के बिल्कुल केंद्र में थी। बिल्कुल। लेकिन क्या बात सिर्फ सुरक्षा तक ही रही या फिर विकास और सहायता मतलब डेवलपमेंट और एड पर भी कुछ ठोस हुआ? नहीं, बात उससे काफी आगे बढ़ी। भारत ने कई नई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। जैसे बगरामी में एक 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाना, एक कैंसर और ट्रॉमा सेंटर स्थापित करना, 5 मैटरनिटी क्लिनिक खोलना और एक थैलेसीमिया सेंटर बनाना। ये तो काफी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जी। और साथ ही काबुल में जो इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान है, जो पहले भी भारत की मदद से बना था, उसे और अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 20 एम्बुलेंस उपहार में दी जाएंगी। और जो सितंबर 2025 में नंगरहार और कुनार में भूकंप आया था, वहां पुनर्निर्माण में भी मदद का वादा है। ये भारत की उस मानवीय सहायता वाली नीति को आगे बढ़ाता है जो 2021 के बाद भी जारी रही थी। जैसे वो 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं भेजा था, दवाएं, वैक्सीन। हाँ, वो तो भेजा था। तो स्वास्थ्य और मानवीय सहायता पर काफी जोर रहा है। ये परियोजनाएं सिर्फ मदद नहीं है,
ये ज़मीनी स्तर पर भारत की मौजूदगी और सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करेंगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल करेंगी, खासकर उन इलाकों में जहां शायद बाकी देशों का असर कम हो। और व्यापार और निवेश, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उस मोर्चे पर क्या हुआ? उस पर भी अहम बात हुई। सीधे व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। अच्छा, वो जो पहले चलता था? हाँ, वो 2021 के बाद रुक गया था, अब उसे फिर से शुरू करने की बात है। और तालिबान ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान के जो विशाल खनिज भंडार हैं, उनमें निवेश का न्योता भी दिया है। माइनिंग सेक्टर में? जी। और साथ ही भारत ने जो पहले सलमा बांध बनाया था, हाँ, अफगान भारत मैत्री बांध, वही, उसके रख-रखाव और दूसरी पनबिजली परियोजनाओं में सहयोग पर भी बात हुई। ये ऊर्जा और खेती के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। और लोगों के बीच संपर्क, जैसे वीजा या छात्रों के मुद्दे, उन पर कुछ बात हुई? हाँ, उन पर भी ध्यान दिया गया। वीजा प्रक्रिया को और आसान बनाने पर सहमति बनी। इसके लिए अप्रैल 2025 में एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू भी किया गया था। ओके। भारत ने अफगान छात्रों के लिए अपनी स्कॉलरशिप जारी रखने का वादा भी दोहराया। अभी भी तो 14,000 से ज्यादा अफगान छात्र भारत में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बड़ी संख्या है। बिल्कुल। मेडिकल वीजा जारी करने और खेल संबंधों, खासकर क्रिकेट, उसके जरिए दोनों देशों के लोगों को जोड़ने पर भी जोर दिया गया। एक दिलचस्प बात और थी, तालिबान ने उन अफगान शरणार्थियों के लिए भारत की मानवीय सहायता का भी जिक्र किया, जिन्हें पाकिस्तान से वापस भेजा जा रहा है। अच्छा, ये भी मेंशन किया उन्होंने? जी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये काफी व्यापक एजेंडा था। सुरक्षा, विकास, व्यापार, मानवीय सहायता और लोगों के बीच संपर्क, मतलब हर लेवल पर। जी हाँ। ऐसा लगता है कि सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि कई स्तरों पर रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो बड़ा सवाल फिर से आता है, ये सब अब क्यों? मतलब भारत ने 2021 में दूतावास बंद करने और तालिबान से दूरी बनाने की अपनी नीति से इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। कई वजह हैं जो एक साथ काम कर रही हैं, और ये अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। ये पिछले कुछ समय से चल रही एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है, जिसे आप सतर्क जुड़ाव या कॉशियस एंगेजमेंट कह सकते हैं। सतर्क जुड़ाव? हाँ। पहला और शायद सबसे अहम कारण तो सुरक्षा ही है। भारत किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फिर से भारत विरोधी आतंकवादी गुटों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाए, जैसे जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा। हाँ, या फिर ISIS-K यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान। और यहाँ एक नया समीकरण भी उभर रहा है। क्या? पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। पाकिस्तान लगातार तालिबान पर TTP को पनाह देने का आरोप लगा रहा है। TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में हमले करता है। हाँ, वो अलग गुट है। जी। और मुत्ताकी की भारत यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान ने जो काबुल में TTP पर कथित हवाई हमले किए, वो इसी तनाव का सबूत है। तो ये तनाव भारत के लिए एक अवसर जैसा है, कह सकते हैं। ये तनाव भारत को तालिबान के साथ सीधे बात करने और अपने सुरक्षा हितों को साधने का एक रणनीतिक मौका देता है। यानी पाकिस्तान और तालिबान के बीच की दूरी वो भारत के लिए खिड़की खोल रही है। इसके अलावा रणनीतिक और आर्थिक पहलू क्या है? चीन और पाकिस्तान का प्रभाव भी तो होगा। बिल्कुल। क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करना, ये भारत की विदेश नीति का एक स्थायी लक्ष्य रहा है। और मध्य एशिया तक पहुंच? हाँ, वो भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह, जिसके लिए अभी अमेरिका से छूट भी मिली है, सलमा बांध, संसद भवन, बिल्कुल, सड़कें, स्कूल, अस्पताल। तालिबान के आने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था तो खराब हालत में है। ऐसे में भारत अपने पुराने निवेशों की सुरक्षा और उनका इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहेगा, और तालिबान भी नया निवेश चाहता है, खासकर खनन क्षेत्र में। और मानवीय पहलू और जमीनी हकीकत, क्या उसका भी इसमें कोई रोल है? भारत ने तो हमेशा कहा है कि उसकी मदद अफगान लोगों के लिए है। निश्चित रूप से। भारत ने 2021 के बाद भी तो मानवीय आधार पर गेहूं, दवाएं, वैक्सीन भेजी। हाँ। ये दिखाता है कि भारत अफगान लोगों को मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहता, भले ही वहां शासन बदल गया हो। और अब तालिबान सत्ता में है, ये एक जमीनी हकीकत है। उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना शायद भारत के हितों के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो। तो जून 2022 में वो तकनीकी टीम भेजना इसी सोच का पहला कदम था। हाँ, बिल्कुल। और अब दूतावास को अपग्रेड करना उसी दिशा में अगला कदम है। ये एक व्यवहारिक सोच है। और क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ बदल रहा है क्या?
आपने मॉस्को फॉर्मेट में बगराम वाले मुद्दे का जिक्र किया था। हाँ, वो महत्वपूर्ण था। बगराम एयरबेस पर अमेरिका की संभावित वापसी का क्षेत्रीय देशों ने मिलकर विरोध किया। ये दिखाता है कि बाहरी हस्तक्षेप के मुद्दे पर ये देश, चाहे उनके आपसी रिश्ते कैसे भी हों, कभी-कभी एक साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो लाखों अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती वापस भेजा है और सीमा पर जो तनाव बढ़ रहा है, उसने तालिबान को भी सोचने पर मजबूर किया है। वो अब शायद सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहते और भारत जैसे देशों के साथ संबंध सुधार कर अपने विकल्प बढ़ाना चाहते हैं। ये सब बातें तो समझ आती हैं, लेकिन ये पूरी बातचीत, ये पूरी कवायद एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में हुई। जैसा आपने बताया भी, जिस वक्त मुत्तकी भारत में थे, ठीक उसी समय 9 और 10 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कर दिए। जी हाँ। कुछ खबरें तो ये भी थीं कि हमले काबुल के पास तक हुए। हाँ, ये एक बेहद गंभीर घटना थी जिसने तनाव को बहुत ज्यादा भड़का दिया। खबरों के मुताबिक काबुल के पूर्वी इलाके में, वो अब्दुल हक स्क्वायर के पास और दक्षिण पूर्वी प्रांत पक्तिका में टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और कुछ अपुश खबरें नंगरहार की भी थीं, जलालाबाद के पास। जी, कुछ ऐसी भी खबरें थीं। कहा गया कि इन हमलों का मुख्य निशाना टीटीपी का सरगना नूर वली महसूद था। हालांकि वो बच निकला, लेकिन उसके बेटे के मारे जाने की खबरें आईं। पाकिस्तान ने इन हमलों की वजह क्या बताई और तालिबान की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने इसे भारत यात्रा से जोड़ा? पाकिस्तानी सूत्रों ने तो यही कहा कि ये 7-8 अक्टूबर को टीटीपी ने जो हमला किया था, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, ये उसका बदला है। पाकिस्तान का आरोप तो यही है कि तालिबान टीटीपी को पनाह देता है, जिससे तालिबान हमेशा इनकार करता है। दूसरी तरफ तालिबान ने इन हमलों की बहुत सख्त निंदा की। क्या कहा उन्होंने? उनके रक्षा मंत्रालय ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया, एक बड़ी गलती कहा, यहाँ तक कि इसे युद्ध की घोषणा जैसा बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बाप रे, युद्ध की घोषणा? जी। हालांकि उनके प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शुरू में काबुल में बड़े नुकसान से इनकार किया था, पर बाद में जांच की बात कही। और इन हमलों का समय ठीक मुत्ताकी की भारत यात्रा के बीच, क्या ये सिर्फ एक संयोग था? देखिए, कई विश्लेषक इसे सिर्फ संयोग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। उनका मानना है कि ये पाकिस्तान की तरफ से भारत और तालिबान के बीच ये नए रिश्ते पनप रहे हैं, उन्हें पटरी से उतारने या कमजोर करने की एक कोशिश हो सकती है। मतलब पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो इन नजदीकियों से खुश नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितना असहज है, और ये घटना पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते अविश्वास और टकराव को भी साफ तौर पर सामने लाती है। ये वही तो पक्ष हैं जिन्हें कभी एक दूसरे का सहयोगी माना जाता था। और मुत्ताकी ने भारत में रहते हुए इस पर कुछ कहा? दिलचस्प बात है कि उन्होंने सीधे काबुल हमले पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पश्तिका हमलों की निंदा की और ये भी कहा कि अफगानों के साहस को परखा नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें, 2001 के बाद वो भारी निवेश, फिर 2021 में तालिबान के आने पर पूरी तरह से वापसी, और अब ये सतर्क जुड़ाव की नीति, ऐसा लगता है भारत एक बहुत ही नपातुला सोच समझकर कदम उठा रहा है। बिल्कुल सही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह से तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देना नहीं है। नहीं, मान्यता नहीं दी है। बिल्कुल नहीं। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का यही स्टैंड है। भारत तालिबान के मानवाधिकार रिकॉर्ड को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। खासकर महिलाओं की शिक्षा और काम करने पर जो पाबंदियां लगी हैं, उनको लेकर चिंताएं हैं। और वो प्रतिबंधों वाली बात भी है। जी हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि तालिबान के कई नेता, जिनमें मुत्ताकी खुद शामिल हैं, वो अभी भी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के दायरे में हैं। उनकी भारत यात्रा भी तो यूएन की विशेष छूट से ही संभव हो पाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे की राह आसान नहीं है, चुनौतियां तो अभी भी हैं। निश्चित तौर पर चुनौतियां कई हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो आतंकवाद का खतरा ही है। तालिबान के आश्वासनों के बावजूद ये चिंता तो बनी हुई है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल फिर से आतंकवादी गुटों द्वारा न होने लगे। और दूसरी चुनौती है तालिबान के वादों पर भरोसा करने की। क्या वे अपने वादे निभाएंगे, खासकर तब जब तालिबान के अंदर भी अलग अलग गुटों जैसे हक्कानी नेटवर्क और कंधारी गुट के बीच सत्ता संघर्ष और मतभेद की खबरें आती रहती हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। और तीसरी चुनौती है जमीनी स्तर पर चीजों को सामान्य बनाने की। भारत ने काबुल में दूतावास तो अपग्रेड कर दिया, लेकिन हेरात, कंधार, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में जो कॉन्सुलेट बंद पड़े हैं, उन्हें फिर से खोलना, वीज़ा प्रक्रिया को पूरी तरह से ठीक करना,
ये सब एक लंबी प्रक्रिया होगी। अगर हमसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो भारत के इस नए जुड़ाव के मायने क्या हो सकते हैं पूरे क्षेत्र के लिए? इसके कई पहलू हैं। एक तरफ ये कूटनीतिक कदम तालिबान को कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह सकते हैं स्वीकार्यता हासिल करने में मदद कर सकता है। उन्हें इसकी जरूरत भी है आर्थिक संकट और अलगाव से निकलने के लिए। और भारत के लिए? भारत के लिए ये क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने, अपने रणनीतिक हितों को साधने, जैसे मध्य एशिया तक पहुंच और आर्थिक अवसरों को तलाशने का मौका देता है, जैसे खनन में। लेकिन इसका एक असर भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर भी पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध और तनावपूर्ण हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इसे अपने खिलाफ एक रणनीतिक चाल के तौर पर देख सकता है। तो इस जुड़ाव की कामयाबी किस बात पर निर्भर करेगी? देखिए, इसकी लंबी अवधि की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तालिबान आतंकवाद के खिलाफ अपने वादों पर कितना खरा उतरता है और क्या वो वाकई एक समावेशी शासन की दिशा में आगे बढ़ता है, जिससे उसे दुनिया भर में ज्यादा स्वीकृति मिल सके। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है, सोचा समझा जोखिम। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। जी। और ये अध्याय विचारधारा से ज्यादा व्यवहारिक हितों, सुरक्षा चिंताओं और जमीनी हकीकतों पर आधारित लगता है। हाँ बिल्कुल। ये एक जटिल रास्ता है, इसमें जोखिम भी हैं, और ये आने वाले समय में क्षेत्रीय समीकरणों को यकीनन प्रभावित करेगा। हाँ, और ये दिखाता भी है कि विदेश नीति कितनी गतिशील और यथार्थवादी हो सकती है ना? देशों को अक्सर बदलते हुए माहौल में अपने हितों की रक्षा के लिए मुश्किल और कई बार विवादास्पद फैसले भी लेने पड़ते हैं। तात्कालिक जरूरतें और लंबी अवधि की स्थिरता, इनके बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है। बिल्कुल। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। क्या सुरक्षा, व्यापार या कनेक्टिविटी जैसे व्यवहारिक हितों को साधने के लिए एक ऐसे शासन के साथ जुड़ना सही है जिसे दुनिया ने औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है और जिस पर मानवाधिकारों, खासकर महिलाओं के अधिकारों के हनन के गंभीर आरोप हैं? ये एक बड़ी नैतिक दुविधा है। हाँ, इस पर दुनिया भर में अलग अलग राय है और शायद इसका कोई आसान जवाब भी नहीं है। ये सवाल आने वाले समय में भी जरूर गूंजता रहेगा।